नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के चैनल पर जीके और जीएस की जो कक्षाएं चल रही हैं, जैसे विस्तृत कक्षाएं चल रही हैं जिसमें अभी हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा नोट्स प्रोवाइडिंग कक्षाएं भी हमने प्रारंभ करी है, जहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि समय रहते आपके पास समस्त प्रकार के नोट्स पहुंच सकें। यानी ऐसा कोई भी टॉपिक छूट ना जाए जो कि आपके एग्जाम में आता हो और आपने निःशुल्क उसका अध्ययन न किया हो। तो इसी क्रम में अब हम हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सिर्फ रीड करूंगा, ज्यादा समझाएंगे नहीं, यानी कम से कम समय में टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हालांकि उसके बावजूद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन किस्म के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये नोट्स आपके आगे पेश किए हैं। बाकी विस्तृत कक्षाएं हम जो है आगे निकट भविष्य में ले ही लेंगे। ठीक है, चलिए फिर जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर रिस्पांस नहीं आएगा और कंटिन्यू मैं मेहनत करता रहूंगा, व्यूज नहीं आएंगे, तो फिर जो है थोड़ा मन टूट जाता है और क्लासेस बंद कर दी जाती हैं। तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को थोड़ा शेयर भी कीजिए। चलिए, दूसरा टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। कहां हुआ था? तो पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। और ये सभ्यता जो है 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सभी के स्थल हम पढ़ेंगे, भारत में कौन कौन से स्थल हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं और अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। लेकिन 3 देशों में ये फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। यानी सबसे पहली बार सैंधव सभ्यता के विषय में जो बात करी है वो चार्ल्स मैसन ने करी है, ना कि जॉन मार्शल ने, ना ही दयाराम साहनी ने और ना ही राखलदास बनर्जी ने। सबसे पहले किसने बात करी है? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया है, पर कोई खोज वोज नहीं करी, सिर्फ वर्णन करा है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल, इन्हें पुरातत्व जगत का पिता कहते हैं भारत में, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसका प्रथम नगर हड़प्पा खोजा। तो हड़प्पा की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने। कब करी है? 1921 में। किसके नेतृत्व में करी है? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में इसके दूसरे नगर मोहनजोदड़ो की खोज करी है। तो 1921 में हड़प्पा खोजा गया है, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया है। हड़प्पा को खोजा है दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो को खोजा है राखलदास बनर्जी ने, और जिसके नेतृत्व में खोजा है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष है। और 1924 में लंदन में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के माध्यम से करी। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न दे दिया जाएगा। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो आपको उसमें क्या देखना पड़ेगा? जॉन मार्शल ने इस पुस्तक की रचना करी है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी के नामकरण की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। आज भी हम आम बोलचाल में सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहते हैं ना इसे। तो सबसे पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया था।
पर वर्तमान में प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा को आधार बनाकर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो वर्तमान में जो अधिकृत नाम है, जो ऑफिशियल नाम है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है बल्कि क्या है, हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता कहा गया है। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को क्या कह करके पुकारा गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता कह करके पुकारा है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं काल निर्धारण की। तो 1931 में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का समय निर्धारण किया। देखिए 1921 में खोज लिया पहला शहर, 1924 में घोषणा भी कर दी, पर इसका जो समय है वो जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले बताया है 1931 में, लेकिन उन्होंने जो समय बताया उसे माना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब आगे हमें ऐसे प्रमाण वैज्ञानिक मिल गए हैं जो इसका सही एग्जैक्टली कालक्रम बताते हैं, पर जॉन मार्शल के अनुसार यदि कालक्रम पूछ लिया जाए तो 3750 बीसी से 2750 बीसी था। ध्यान रखिएगा ये समय नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताइए तो ये मत बता दीजिएगा। हाँ, जॉन मार्शल के अनुसार पूछे तो 3250 बीसी से 2750 बीसी, हालांकि इसे माना नहीं जाता। कार्बन डेटिंग पद्धति जो कि ज्यादा प्रमाणिक के तरीके से बताती है, वैज्ञानिक पद्धति से बताती है, उसके द्वारा बताए गए समय को ही प्रमाणिक समय माना जाता है, और वो क्या है, वो है 2300 बीसी से 1750 बीसी। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे वैदिक सभ्यता का काल पूछ ले तो 2300 बीसी से 1750 बीसी, सॉरी वैदिक नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछे तो 2300 बीसी से 1750 बीसी। वैदिक काल शुरू होगा 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है। तो 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय है वो संक्रमण काल है, दोनों सभ्यताओं का मिला जुला मिक्सचर है। चलिए हड़प्पा सभ्यता का उद्गम देखें। हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ किस प्रकार हुई, तो इतिहासकारों के अनुसार ईरान एवं बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों ने विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। तो ईरान और बलूचिस्तान में ग्रामीण संस्कृति चलती थी और इसी संस्कृति से लोग आते चले गए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्रों में बसते चले गए और यहाँ पर शहरी जीवन का जन्म हुआ। तो ईरान और बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से विकसित होकर ही हड़प्पा सभ्यता को जन्म मिला। इसके बाद पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रजाति, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त कंकालों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थीं। कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति। इन 4 प्रजातियों के मानव हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति। सबसे ज्यादा जो कंकाल हैं वो हमें किस प्रजाति के मिले हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा निवास करते थे, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रजाति। अच्छा, हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता के विषय में, क्या कोई ग्रंथ मिला है क्या, या किस प्रकार से पता है, तो ध्यान रखिएगा कि लिपि तो प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के स्थल धौलावीरा से एक लिपिबद्ध पट्ट प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, लिपिबद्ध पट्ट कहां से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, पर इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और पढ़ नहीं पाए, इस वजह से इसे कैसी सभ्यता कहते हैं, आद्ययुगीन सभ्यता। देखिए जिस युग की कोई लिपि नहीं है वो प्राक युगीन सभ्यता है, प्राक ऐतिहासिक काल है, और जिस युग की लिपि है पर उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसे आद्य युगीन सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि तो प्राप्त हुई है, धौलावीरा से हमें वो लिपि मिली है, पर उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस लिपि के पठन के अभाव में सिंधु सभ्यता को जानने के लिए हम
पुरातात्विक साधन अर्थात खुदाई से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, तो जैसे ऐसे बात करें तो इसका जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है वो मांडा कहलाता है। इसके अलावा दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे पर दैमाबाद स्थित है, तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो हो जाएगा वो दैमाबाद हो जाएगा। सबसे पश्चिम में दोस्तों सुतकांगेडोर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है सुतकांगेडोर दाशक नदी के किनारे पर। तो ये जो सुतकांगेडोर है ये पश्चिमतम स्थान हो जाएगा। और मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर आलमगीरपुर स्थित है, और ये आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे पर है। सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। दक्षिण में स्थित है दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है, और उत्तर में स्थित है मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इन क्षेत्रों के बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। आकार यदि पूछ ले आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण तक यदि लंबाई की बात करें तो वो 1100 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1600 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो लंबा होता है उसे लंबाई कहते हैं, और जो कम मतलब जो ज़्यादा लंबा होता है उसे लंबाई कहते हैं, और जो कम होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो ये तो हो जाएगी आपकी लंबाई 1600 किलोमीटर, और ये हो जाएगी चौड़ाई 1100 किलोमीटर। अगर लंबाई चौड़ाई करके दे दिया जाए तो, पर ऐसे नहीं देगा। उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर में ये फैली हुई है। अभी तक उत्खनन और अनुसंधान के द्वारा करीब 2800 स्थल प्राप्त किए जा चुके हैं, और वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो सरस्वती और दृष्टवती नदी के क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो दो नदियां हैं, एक का नाम है सरस्वती और एक का नाम है दृष्टवती। इन्हीं नदियों के क्षेत्र में जो है वर्तमान हड़प्पा के स्थल जो है हमें वो प्राप्त हो रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के विषय में यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका नगर नियोजन ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये एक नगरीय सभ्यता है। नगर नियोजन में सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था को श्रेष्ठ बताया गया। देखिए आज भी ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत खराब है। दिल्ली में तो बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली ठप पड़ जाती है। मुंबई में जरा सी बारिश हो जाए पूरी मुंबई ठप पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जल निकासी व्यवस्था उतनी बेस्ट नहीं है। पर उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी व्यवस्था थी उसे श्रेष्ठ बताया जाता है। इस सभ्यता के नगर द्विस्तरीय थे, अर्थात इसके लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। पहला भाग ऊंचे दुर्ग पर निर्मित था। इसमें शासक वर्ग निवास करता था और इसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता था। यानी ऊंचे दुर्ग पर शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, उच्च कुलीन वर्ग निवास करता था, इसे पश्चिमी टीला कहते थे। दूसरे भाग में जिसे पूर्वी टीला भी कहा जाता था, इसमें आम जनता निवास करती थी। सड़कों के किनारे नालियां ऊपर से ढकी होती थीं ताकि इसमें गंदगी न जाए, बाहर का कूड़ा करकट नालियों में न गिरे, तो नालियां ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर सभी नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। यानी रंगपुर और कालीबंगा से किस प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं? तो यहां से प्राप्त हुई हैं हमें कच्ची ईंटें। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग रंगपुर और कालीबंगा में, बाकी सब जगह पकी ईंटों का प्रयोग होता था। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है।
जबकि अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अच्छा, दरवाजों के बारे में बात की जाए तो घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के गलियों में खुलते थे, यानी मेन रोड पर दरवाजा न होकर के पीछे की तरफ अगल में बगल में दरवाजे बनते थे, यानी गलियों में बनते थे। इसका एक अपवाद है, वो है लोथल। लोथल के जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। डॉकयार्ड सिटी है लोथल, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। युगल समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। साथ ही चन्हूदड़ों के साथ अलावा मनके बनाने के कारखाने भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। मकान बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 के आकार की ईंटों का ज्यादा प्रचलन था। तो ईंटें जो थी वो पकी होती थी और रेशियो क्या था, 4:2:1। हालांकि इसके अलावा डिफरेंट साइज में भी मिलती थी, पर सबसे ज्यादा इसी साइज की मिलती थी। लिपि की बात करें, हड़प्पाई लिपि, धौलावीरा से हमें लिपि पट्ट प्राप्त हुआ है। इसमें 64 मूल चिन्ह हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इस लिपि को अभी तक जो है हम पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इस लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं, तो इस लिपि में मूल चिन्ह हैं 64 यानी 64। इसकी लिपि, इसकी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक थी, अर्थात चित्रात्मक थी। इसमें कई प्रकार के चित्र बने हुए थे जो दाईं ओर से बाईं एवं बाईं ओर से दाईं लिखी जाती थी, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी। और इस पद्धति को क्या कह करके पुकारा जाता है, इसे ब्रुस्टोफोदन कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक लिपि भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ब्रुस्टोफोदन लिपि। अच्छा, ऐसे सांप चलता है कि नहीं चलता है, इस वजह से इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते थे। चित्रों का प्रयोग हुआ है तो भाव चित्रात्मक लिपि भी है, पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका ब्रुस्टोफोदन है। गौमूत्रीय लिपि भी कहते हैं, यानी इस तरीके से कि अगर गाय जो है अपना मूत्र विसर्जन करेगी तो वो कुछ इस प्रकार से जमीन पे गिरता है, इस वजह से इसे गौमूत्रीय लिपि भी कहते हैं। 64 मूल चिन्ह मिलते हैं चित्रों के रूप में, आकार के रूप में। सबसे ज्यादा चित्र जो है वो यू आकार के और मछली के प्राप्त हुए हैं। लिपियों में बात हो रही है, जो 64 मूल चित्र हैं उनमें सबसे ज्यादा यू आकार के और मछली के हमें प्राप्त होते हैं। तो ये लिपि से बनने वाले प्रश्न थे। अब कुछ मूर्तियों से बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सैंधव सभ्यता में मिट्टी, प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, आपको तद्भव तत्सम पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, तो पत्थर का तद्भव शब्द है पत्थर, जिसका तत्सम होता है प्रस्तर। तो सैंधव सभ्यता में मिट्टी, प्रस्तर और धातु तीनों प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थीं। देखिए, कांसे की नर्तकी की बनी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और ये मूर्ति पत्थर की बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दाढ़े वाली पुजारी की पत्थर की मूर्ति, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी धातुओं से भी बनती थी, पत्थर से भी बनती थी और मिट्टी की भी मूर्तियां हमें बहुत मिली हैं। तो दैमावाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, जिसे एक नग्न मानव चला रहा है। नग्न मानव मतलब जैसे गरीब आदमी होगा तो ऊपर के कपड़े नहीं पहन रखे, उसे सारथी आप कह सकते हैं। तो दैमावाद में एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, जिसे एक नग्न मानव चला रहा है। मृण मूर्तियों में, यानी मिट्टी से बनी मूर्तियों में, नारी की मूर्तियां पुरुषों की मूर्तियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। तो ये ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट आते हैं, वहां इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नारी की मूर्तियां ज्यादा मात्रा में मिली हैं, पुरुषों की मूर्तियां कम मात्रा में मिली हैं नारी की मूर्तियों की तुलना में।
सैंधव काल में धातु की मूर्तियां मधुचिष्ट या लॉस्ट वैक्स विधि से, तो जिस विधि से बनती थी वो विधि क्या कहलाती थी? वो विधि कहलाती थी दोस्तों मधुचिष्ट यानी लॉस्ट वैक्स विधि। यानी देखो पहले मोम को पिघला करके उसका शेप दिया जाता था, एक मूर्ति बनाई जाती थी। उस मूर्ति के ऊपर, क्योंकि खोखली मूर्ति बनानी है ना, तो ठोस तो आप बना सकते हैं, खोखली नहीं बनती, तो उस मूर्ति के ऊपर फिर मिट्टी से चिपकाई जाती थी और बाद में उसे जब गर्म करते थे मूर्ति को, तो जो मोम था वो पिघल करके बाहर आ जाता था और अंदर की जो मूर्ति है वो खोखली हो जाती थी। बढ़िया शेप में वो मूर्ति बन करके आपकी तैयार हो जाती थी और इस विधि को मधुचेष्ट या लॉस्ट वैक्स विधि के नाम से जाना जाता था। इसे चिकोटी विधि भी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा समझाना, आदत से मजबूर हूं, बिल्कुल ना समझाऊं तो फिर जो है लेक्चर में से पढ़ाया नहीं जाता, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ा रहा हूं ताकि कम से कम समय में आपके पास ज्यादा से ज्यादा नोट्स मिल सकें आपको। चलिए कोई नहीं। मोहरें और मृद भांड के विषय में बात करें तो सैंधव मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थीं तथा इन पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जाता था। सैंधव काल में लाल और गुलाबी रंग के मृद भांड बनते थे जिन पर विभिन्न जानवर, पक्षी, नावों आदि का चित्रांकन किया जाता था। तो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे जिस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सैंधव काल में लाल एवं गुलाबी रंग के मृद भांड बनते थे जिन पर विभिन्न जानवरों, पक्षियों, नावों आदि का चित्रांकन किया जाता था। लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाया गया है। तो पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को किस मृद भांड पर, किस बर्तन पर दर्शाया गया है? तो वह बर्तन हमें प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है। सैंधव काल में बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार इत्यादि सभी प्रकार की मोहरें प्राप्त होती हैं, किंतु इस काल में वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं। तो सबसे ज्यादा चलने वाली मोहरें यदि पूछ ले कौन सी थी तो वो वर्गाकार थी, पर इसके अलावा आयताकार, वृत्ताकार, बेलनाकार हर प्रकार की मोहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। चलिए हड़प्पा का धार्मिक जीवन, थोड़ा धार्मिक जीवन को देखें तो हड़प्पा निवासी स्त्री देवी की पूजा करते थे। इनके समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो पहला तो यही है, हड़प्पा से एक स्त्री की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें उस स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो कैसी मूर्ति है ये? मिट्टी की बनी मूर्ति है और इस स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे ही कहा जाता है उर्वरा देवी की मूर्ति। तो अगर आपसे पूछ ले उर्वरा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, या गर्भ से पौधा निकलती हुई देवी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। और किसकी बनी होती थी ये? तो ये मिट्टी की बनी मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है। देखिए धार्मिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं हम, तो जैसे उर्वरा देवी की पूजा करते थे, फिर मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें पक्षी को पंख फैलाए स्त्री के सिर पर बैठा दिखाया गया है। यानी हम पक्षी की पूजा भी करते थे। जल पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर किया जाता था। यानी हम जल की पूजा कर रहे हैं। जैसे छठ होती है ना, अभी थोड़े दिनों में छठ का त्यौहार आएगा, बिहार में बड़े लेवल पे मनाया जाता है, तो वैसे ही इस विशाल स्नानागार को भी कुछ पूजा प्रयोग किया जाता होगा। पशु पूजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक श्रृंगी बैल, जिसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, तो एक श्रृंगी बैल एवं कुबड़दाल बैल को पूज्य मानते थे। तो पशु पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसका क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पीपल की डालियों पर देवता की मूर्ति रखी हुई है।
जिसकी पूजा 7 औरतें मिलकर के कर रही हैं। तो साथ में पीपल की पूजा भी तो कर ही रहे हैं ना वो, तभी तो वहां मूर्ति रखी है। बबूल के पेड़ पे क्यों नहीं रख दी? आज भी पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां रखी मिल जाएंगी आपको गांव में। तो वृक्ष पूजा भी की जाती थी। इसके अलावा प्रतीक पूजा, एक बड़ी मात्रा में यहाँ से हमें ताबीज प्राप्त हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में ताबीज एवं स्वास्तिक चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में योग मुद्रा में बैठे त्रिमुखी देवता को दिखाया गया है, जिसका संबंध शिव के आदि रूप पशुपति से जोड़ा जाता है। यानी एक मोहर मिली है जिसमें 3 मुखों वाले देवता पूजा कर रहे हैं, आसपास कुछ जानवर बैठे हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि शिव का ही आदि रूप है, पशुपति है, रुद्र हैं ये। तो सेंधव सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, मंदिर के अवशेष न सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाले हैं और न ही वैदिक सभ्यता में। मंदिर तो सबसे पहले हमें जिसमें प्राप्त होंगे वो काल है गुप्त काल। ठीक है, तो सेंधव सभ्यता से किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बात करें अंत्येष्टि क्रिया से, तो अंत्येष्टि क्रिया से जुड़े हुए कर्म कांडों के आधार पर कहा जा सकता है कि सेंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में सब विश्वास रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वैदिक सभ्यता के लोग, बुद्ध हो, जैन हो, सब पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। सेंधववासी यज्ञ से परिचित थे। तो यज्ञ वैदिक काल की देन नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी यज्ञ से परिचित थे। कैसे मान लें हम? तो ध्यान रखिएगा, यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कहां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 स्थान आप याद रखिएगा। एक तो कालीबंगा, एक लोथल और तीसरा है बनावली। और ये बनावली कहाँ पड़ता है? ये बनावली पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में। आगे नोट कराया है, तीनों में कराया है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा, लोथल और बनावली से अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का। आपने धार्मिक जीवन देख लिया, सामाजिक जीवन देख लिया, लिपि के विषय में देख लिया, कालक्रम देख लिया, नामकरण देख लिया। अभी कुछ आर्थिक जीवन पर चर्चा हमारी बाकी रह गई है, तो एक बार उसे भी हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर चर्चा कर लेंगे एक एक करके। तो आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कृषि आधारित समाज था। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि उद्योग या व्यापार आधारित समाज रहा होगा, क्योंकि उसका व्यापार उन्नत दशा में था। पर वो जो व्यापार करते थे ना, वो कृषि के प्रोडक्ट्स का करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का करते थे। तो जो इकोनॉमी की जड़ें थी ना, अर्थव्यवस्था की जो वहां की जड़ें थी वो कृषि थी। तो कृषि के साक्ष्य क्या क्या है? तो लोथल से चावल की, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये जो रेड में लिखे हुए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। बनावली से मिट्टी से निर्मित हल के खिलौने हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीनों प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में ये तीनों प्रश्न न पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से, मिट्टी से बना हुआ हल बनावली से, और जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए यूरोप वासियों ने इसे सिंडन कह करके पुकारा है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, सिंधु सभ्यता में मिला है तो सिंधु से बन गया धीरे धीरे ये नाम सिंडन। तो कपास को ही सिंडन कहते थे यूरोपवासी, क्योंकि ये प्रमाणित करता है कि कपास का सबसे पहला जो उत्पादन है वो सिंधु क्षेत्र में ही हुआ है। सेंधव सभ्यता में प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से थे? तो गेहूं और जौ, ध्यान रखिएगा, जौ और गेहूं। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान का शोरतुगुई, देखिए अफगानिस्तान में केवल 2 ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, एक है मुंडीगौक और एक है शोरतुगुई। तो अफगानिस्तान का जो शोरतुगुई है वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के माध्यम से सिंचाई नहीं होती थी, कहीं से भी नहरों की जानकारी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। केवल एक शोरतुगुई ऐसा स्थान है जहां से नहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी स्थानीय लेवल पर नहर बना दी गई होगी, बाकी नहरों से परिचित इस सभ्यता के लोग ज्यादा थे नहीं, कहीं से मिली ही नहीं है। हड़प्पा से अनाज कूटने का चबूतरा एवं अन्नागार प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से एक के ऊपर एक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, ये छूट गया ऐड करना। एक के ऊपर एक बर्तन रखे होने का प्रमाण जो है वो कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, जिसे अनाज सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता था। इसमें कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए नगरों में अन्नागार नदियों के किनारे बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि व्हीकल वगैरह की सुविधा थी नहीं, नावों से लाया जाता था। तो गांव से शहर में माल पहुंचाना है तो नदियों के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो जो अन्नागार था वो भी नदियों के किनारे ही बना दिया जाता था। बात करें पशुपालन की, तो सेंधववासी कृषि के साथ पशुपालन का काम भी करते थे। कौन कौन से जानवर वे पालते थे, तो गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि पशु प्रमुखता से पाले जाते थे। सेंधव सभ्यता में कुबड़दार बैलों का विशेष महत्व था। वैदिक सभ्यता के विपरीत सेंधव सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य प्रबलता से प्राप्त नहीं हुए। देखिए घोड़े के साक्ष्य में मिले हैं, जैसे कि सुरकोतड़ा से मिले हैं, घोड़े की हड्डियां मिली हैं सुरकोतड़ा से। लोथल से घोड़े का खिलौना प्राप्त हुआ है, तो साक्ष्य तो मिले हैं। राणा घुंडई से भी कुछ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्रबलता से प्राप्त नहीं हुए हैं, और जो मिले हैं वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के काल के। इस बात पर विवाद है, पर यह ध्यान रखिएगा सुरकोतड़ा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, पर गाय के साक्ष्य पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। और घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं किया गया है, गाय का अंकन भी मोहरों पर नहीं किया गया। चलिए व्यापार की बात करें, तो मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेख से ज्ञात होता है कि दिलमन यानी बहरीन, याद रखिएगा मैच करने के लिए बुलाते हैं कि दिलमन किसे कहते थे, तो दिलमन बहरीन को कहते थे, माकन मकरान को कहते थे, और मेलुआ हड़प्पा को कहा जाता था। मैच करने को दे देगा आपको, तो दिलमन, बहरीन, माकन, मकरान और मेलुआ हड़प्पा के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के राज्य से थे। यानी हम अपने पे कंसंट्रेट करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से बिजनेस करा करते थे। इसके और क्या प्रमाण मिले, भारत में क्या प्रमाण मिलेंगे, ये तो मेसोपोटामिया में मिला ही अभिलेख, तो भारत में क्या प्रमाण मिले हैं, तो लोथल से एक फारस की मोहर प्राप्त हुई है। मोहर कब प्राप्त होगी, जब बिजनेस करोगे। सेंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर इत्यादि थे। चन्हूदड़ो एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चन्हूदड़ो और लोथल से। ओमान एक देश है ओमान, वहां से हड़प्पा सभ्यता का फ्योंस से बना बर्तन प्राप्त होता है। यानी ओमान से भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। कैसे बेचते करते थे सामान एक दूसरे को, क्या मुद्रा थी, तो मुद्रा नहीं चलती थी इस जमाने में। किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जो मोहर हैं वो मुद्राएं नहीं है, बल्कि वो सील हैं। सील होती है ना, जैसे किसी प्रोडक्ट पर सील लगा दी जाती है, तो अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो वो सील ब्रेक हो जाएगी। तो माल बेचते टाइम उस पर सील लगा देते थे, ताकि कोई रास्ते में अगर उस सील को खोलने की कोशिश करे तो हम कहते हैं पैकेट को टच किया गया है, पैकेट के साथ छेड़छाड़ की गई है, हम इसकी सप्लाई नहीं लेंगे। तो वो मोहरें सील होती थी, मुद्राएं नहीं होती थी। तो सेंधववासी लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। कैसे सामान एक दूसरे को, कि भैया हम आपको गेहूं दे देंगे, आप हमें नील दे दो, हम आपको गेहूं दे देंगे, आप हमें दूध दे दो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मापन की दशमलव प्रणाली और माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। यानी माप तौल की इकाई किस गुणांक में होती थी, तो 16 के गुणक कह लो या गुणांक कह लो, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना और लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त होता है। ये कई बार पूछा है, पैमाना कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, लोथल मोहनजोदड़ो दोनों हो तो लोथल कर दीजिएगा, हालांकि गलत हो जाएगा। पैमाना दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत का पैमाना लोथल से, पर हमेशा पूछा लोथल ही गया है। हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुएं, ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आती थी, टिन अफगानिस्तान एवं ईरान से आती थी, सोना जो है अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से आता था, लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता था, तांबा खेतड़ी राजस्थान से आता था और बलूचिस्तान से भी आता था, नील रत्न मणि बदख्शां और अफगानिस्तान से आता था। वहीं सेल खड़ी की बात करें तो ये बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आता था। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट से प्रश्न बनते हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंध सभ्यता जटिल और वैविध्यपूर्ण समाज का था, जिसमें सभी वर्ग जैसे पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक इत्यादि के लोग रहते थे। यानी वर्ण व्यवस्था नहीं थी पर वर्ग व्यवस्था थी। और कौन कौन से वर्ग निवास करते थे सिंध सभ्यता में, तो ध्यान रखिएगा, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आवास और नगरों की संरचना में भिन्नता सिंध समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला हमने देखा, तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी पर आर्थिक विषमता के आधार पर वर्ग व्यवस्था थी। संभवतः सिंध सभ्यता का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज था। तो हड़प्पा सभ्यता कैसा समाज था, तो हड़प्पा सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक समाज था। सिंध समाज के लोग अपेक्षाकृत शांति प्रिय थे तथा पासा खेलना, नृत्य करना उनके मनोरंजन के कुछ साधन थे। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहां से स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल प्राप्त हुआ। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो धौलावीरा से। सेंधावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। हड़प्पावासी साज सज्जा और आभूषणों का विशेष ध्यान रखते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से श्रृंगार दान, चन्हूदड़ों से लिपस्टिक, नेशारो पाकिस्तान से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज सज्जा का अपना कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे। अंत्येष्टि के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हालांकि पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य प्रबल रूप से प्राप्त हुए। तो आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे, पर ज्यादा कब्रों लाशों को दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 नाम दिया गया था। लोथल और कालीबंगा से युग्मित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास होता है। सती प्रथा थी नहीं थी ऐसा नहीं कह रहे, पर आभास होता है कि वो शायद एक मर गया होगा तो दूसरे को भी साथ में दफना दिया, या हो सकता है दोनों ही मर गए हों, तो सिर्फ आभास होता है। ठीक है ना। सिंध सभ्यता के पतन की बात करें तो सिंध सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। हालांकि क्रिक्स सभी का एक ही निकलता है, जैसे कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि सिंध सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। हालांकि सबसे कम यही बात मानी जाती है कि विदेशी सिंध सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है, पर मुख्य कारण ये नहीं है। सिंध सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। ये कौन कहते हैं, ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कह रहे हैं। जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में सभ्यता खोजी गई थी, वो कहते हैं
कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। तो इस सभ्यता के विनाश का कारण एक प्रशासनिक शिथिलता भी है। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल बाढ़ को इस सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं। वहीं फेयर सर्विस कहते हैं कि संसाधनों में कमी आ गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई, वनों का कटाव हो गया, पारिस्थितिकी असंतुलन पतन का कारण बन गया। ठीक है, चलिए आगे। ऑरेलस्टाइन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ईंटों को पकाने और घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव हुआ, जिस कारण जलवायु परिवर्तन होने से यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये जलवायु परिवर्तन को कारण बता रहे हैं। मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था। लैम्ब्रिक कह रहे हैं कि सिंधु और अन्य नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया, जिस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। और एम.आर. साहनी कह रहे हैं कि यह सभ्यता भारी जल प्लावन के कारण नष्ट हुई। यानी जलवायु परिवर्तन की बातें ज्यादातर कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। राइक्स और डेल्स कह रहे हैं कि इस सभ्यता का विनाश भूतात्विक परिवर्तन जैसे भूकंप आदि के कारण हुआ है। वहीं डी.डी. कौशाम्बी, इनकी तो तर्क थोड़ा सा माना नहीं जाता। ये कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर के सामूहिक हत्या कर दी गई थी। तो मैम हड़प्पाकालीन स्थलों से बनने वाले प्रश्नों को, वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, किसने खोज करी, किस वर्ष में हुई, किस नदी के किनारे पर स्थित है, इन सभी को देखेंगे। तो ये नदी के किनारे, वर्ष, उत्खननकर्ता, वर्तमान क्षेत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो इन सभी को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने लेकर के आया हूं, इसका थोड़ा आप अध्ययन कीजिए। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, फटाफट से कीजिए दोस्तों ये काम। और सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्थल है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के मोंटगोमरी मंडल में साहिवाल जिले में स्थित है। देखिए मोंटगोमरी भी परीक्षा में कई बार ऑप्शन में होता है, इस वजह से मोंटगोमरी को भी याद रखिएगा और साहिवाल जिले को भी याद रखिएगा। खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था। हालांकि मॉर्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स भी इसके उत्खनन से जुड़े रहे। किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा स्थल है दोस्तों हमारा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। मॉर्टिमर व्हीलर का संबंध भी इसके उत्खनन से रहा है। ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरा लोथल है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है, तो वो रंगनाथ राव हैं। 1955-62 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित है। बात करें चन्हूदड़ो की, तो ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। मजूमदार का संबंध भी इसके उत्खनन से रहा है। 1935 ईस्वी में इसकी खोज की गई और ये भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। बात करें कालीबंगा की, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है और बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष का संबंध कालीबंगा से रहा है। 1953 में इसकी खोज हुई, 1960 में इसका उत्खनन किया गया और ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। नदियां जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसका उत्खनन सूरज भान ने किया था। ये 1969 ईस्वी में से खोजा गया और ये भी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। बात करें कोट दीजी की, तो कोट दीजी पाकिस्तान सिंध में स्थित है। धुएं फजल अहमद खान 1955-57, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके उत्खनन करता वर्ष, लेकिन नदी जरूर याद रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे पर यह स्थित है। जैसे सिंधु नदी के किनारे पर निम्न में से कौन सा नगर नहीं है, तो वहां दे देगा कोट दीजी, इसके अलावा चन्हूदड़ो, आमरी और मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखिएगा ये सभी तो जो है कोट दीजी हो गया, चन्हूदड़ो हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, ये एक सिंधु नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। ठीक है, बात करते हैं बनावली की, तो फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन 73-74 में किया था और ये सरस्वती नदी के किनारे पर ही स्थित है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कह देते हैं।
रोपड़ की बात करें तो ये रूपनगर पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था 1956 ईस्वी में और ये सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। रंगपुर ये भी काठियावाड़ गुजरात में, SR राव ने 1954 ईस्वी में और ये भी सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। सुत कांगेडोर की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स ने 1927-62 में इसका उत्खनन किया था और ये दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस चार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये रंगपुर की नदी पर दोस्तों मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं इसको आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ये सतलुज नहीं होना चाहिए, मैं इसको एक बार देख लूंगा और जो है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में आपसे इसके विषय में चर्चा कर लूंगा। ठीक है, चलिए पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों पर बात करें तो सबसे पहले हम हड़प्पा को देखेंगे। हमने देखा हड़प्पा पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो तट भी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर है जबकि हड़प्पा रावी के बाएं तट पर है। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा यहाँ का उत्खनन किया गया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ का उत्खनन किया था। ये सब कुछ तो हमने अभी चार्ट में देख ही लिया। तो वो जो चार्ट था ये पूरी एक स्लाइड पे आया है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो वो कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा दुर्ग के टीले को माउंट एबी कहा है। तो जो पश्चिमी टीला पूर्वी टीला था ना, तो जो दुर्ग टीला है जिसे पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा के दुर्ग टीले को माउंट एबी कहकर के पुकारा है मार्टिमर व्हीलर ने। यहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो एक तो R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे हमने उर्वरा देवी के रूप में देखा था वो प्राप्त हुआ है, गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए, अन्नागार प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, सीपी का पैमाना और उर्वरता देवी की मूर्ति, ये वही इस तरीके गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो ये सभी साक्ष्य हमें जो है दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। प्रश्नों में अलग अलग पूछे जाते हैं, ये मैं आपके सामने एक साथ लेकर के आया हूँ। इनका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा। दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। ये सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। जॉन मार्शल ने इस यहाँ पर जो विशाल स्नानागार है उसे आश्चर्यजनक संरचना कहा है। किसने कहा है? तो जॉन मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। किसको कहा है? विशाल स्नानागार को। क्या कहा है? तो एक आश्चर्यजनक संरचना कहा है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं, कांसे की बनी धातु की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की कांसे की बनी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां टेराकोटा मिट्टी से बनती थी, कांसे से नहीं बनती थी, बल्कि किससे बनती थी? मिट्टी से बनती थी। पर कांसे से भी की बनी हुई धातु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इसका तात्पर्य है कि सभ्यता के लोग कांसे से परिचित हो चुके थे, इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। शिव के प्रारंभिक रूप की मोहर जिसे योगी की मोहर या तांत्रिक की मोहर कहा जाता है वो भी यहीं से प्राप्त हुई है, यानी मोहनजोदड़ो से। इस मोहर के विषय में कुछ पढ़ लें, इंपॉर्टेंट मोहर है, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये योगी की मोहर प्राप्त कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किसने इसकी खोज की थी? तो अर्नेस्ट मैके ने इस मोहर की खोज की थी। इस मोहर पे कौन कौन से जानवर बने हुए हैं? तो गैंडा का चित्रण मिलता है, भैंसा का चित्रण मिलता है। जो गैंडा और भैंसा इस मोहर के दाईं ओर हैं, इसके अलावा बाईं ओर हैं।
इसके अलावा दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पे हाथी है और व्याघ्र है, और सामने की ओर 2 हिरण है, यानी गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, व्याघ्र है और 2 हिरण हैं। इन सभी का चित्रण इस योगी की मोहर से, तांत्रिक की मोहर से प्राप्त होता है, जिसकी खोज अर्नेस्ट मैके ने करी है। मोहनजोदड़ो से ताम्रपत्र पर अंकित एक वृषभ आकृति, देखिए मूर्ति नहीं है ये ताम्रपत्र पर अंकित एक वृषभ आकृति है। और यदि ताम्रपत्र पर अंकित वृषभ आकृति पूछ ले कहां से मिली है तो मोहनजोदड़ो से। वहीं तांबे की बनी वृषभ मूर्ति पूछ ले तो कालीबंगा से। ताम्रपत्र पर अंकित वृषभ आकृति मोहनजोदड़ो से और तांबे की बनी वृषभ मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से। ईंट का रेशियो याद है 4:2:1, बस कई वैरायटीज में मिलती थी और जो सबसे बड़ी मिली है वो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पक्षी को पंख फैलाए स्त्री के सिर पर बैठा दिखाया गया है। ये चर्चाएं हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पीपल की डालियों पर देवता की मूर्ति रखी हुई है, जिसकी पूजा औरतें कर रही हैं 7। ये हमने धार्मिक जीवन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये सब कुछ पढ़ लिया है हमने, ठीक है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहां से एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये एक औद्योगिक नगर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में 2 बातें याद रखिएगा, एक तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं, साथ ही यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चांदी के घड़े पर सूती कपड़ा मिला है, यानी तांबे के अलावा कांसे के अलावा चांदी से, इन धातुओं से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और चांदी से परिचित हैं। इस बात के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं तो चन्हूदड़ो से। साथ ही सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हमने देखा था, उसमें सामाजिक जीवन में लिपस्टिक प्राप्त हुई थी। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां भी चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के बर्तन पर मोर को सांप पर झपटता हुआ दिखाया गया है। यहां से प्राप्त एक मोहर पर स्त्री के हाथ में ध्वज मिला है, इसे भारत माता की मोहर कहते हैं। तो भारत माता की मोहर कहां से प्राप्त हुई है तो वो भी दोस्तों चन्हूदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चन्हूदड़ो में किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, यानी किसी प्रकार का कोई दुर्ग हमें चन्हूदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। चन्हूदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झूकर झांकर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। झूकर झांकर मतलब शहरी और ग्रामीण। तो चन्हूदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति, यानी हड़प्पा काल से पूर्व में संस्कृति चलती थी झूकर झांकर, और उसके साक्ष्य हमें चन्हूदड़ो से ही प्राप्त हुए। इसके अलावा पाकिस्तान में और कौन कौन से स्थल हैं तो पाकिस्तान में एक बालाकोट है, एक कोट दीजी है, एक अल्लादीनो है। बालाकोट यहाँ से सीप उद्योग के प्रमाण प्राप्त हुए। कोट दीजी प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी इतना सिर्फ नाम याद रखिएगा। बालाकोट कहाँ पर है तो पाकिस्तान में। कोट दीजी कहाँ पर है पाकिस्तान में। कोट दीजी किस नदी के किनारे पर है तो हमने देखा था सिंधु नदी के किनारे पर कोट दीजी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलादीनो पाकिस्तान में ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा हड़प्पन स्थल है। तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि सबसे छोटा हड़प्पन स्थल पूछ ले आपसे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अलादीनो। इसके अलावा भारत से प्राप्त स्थलों में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। पहला है लोथल, ये सिंध नगर भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। यहां से विशाल बंदरगाह और गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, इसीलिए तो इसे डॉकयार्ड सिटी कहते हैं। चन्हूदड़ो की तरह यहां से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। साथ ही सोने के मनके का बना हार और फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। देखिए चांदी के साक्ष्य में चन्हूदड़ो से मिल गए, कांसे के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो और दैमाबाद से मिल गए, और सोने के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हो रहे हैं तो सोने के साक्ष्य में लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। और तांबा तो पहले से चला ही आ रहा है, तो इसका मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव था वो तांबे से, कांसे से, और तांबे में टन मिलाकर ही तो कांसा बनता है तो टिन से, साथ ही सोने से और चांदी से, इन सभी से परिचित था।
मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति। देखिए घोड़े के विषय में मैंने बताया था आपको, लोथल से तो खिलौना प्राप्त होता है और सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं। साथ ही हाथी दांत का पैमाना, ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब पूछे गए हैं। दुकानों के प्रमाण भी मिले हैं जिनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। लोथल में नगर दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया। देखिए चन्हूदड़ों में किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत कर दिया है। यानी यहाँ पे ऐसे पूर्वी टीला पश्चिमी टीला नौ के इस पूरे नगर को एक ही साथ दुर्गीकृत कर दिया गया है, वरना पश्चिमी टीले में ही सिर्फ दुर्ग बनता था, पूर्वी टीले में दुर्ग नहीं बना करता है। बात करें सुरकोतड़ा की तो ये भी गुजरात में स्थित है और घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चट्टानों की ढकी कब्र और अस्थि कलश भी प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। धौलावीरा गुजरात, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा गुजरात में यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम ज्ञात स्थल है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, पर इसका उत्खनन और लेट शुरू हुआ है 1991 में RS बिष्ट के द्वारा, यानी कुछ ही समय पूर्व धौलावीरा का उत्खनन प्रारंभ हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता का त्रिस्तरीय नगर है। सबसे पहली बात तो यही है, दो टीले मिलते हैं ना, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के टीले मिलते हैं, यानी ये त्रिस्तरीय नगर है। यहाँ से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए, साथ ही चट्टान काटकर बनाए गए तालाबों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, यानी जल प्रबंधन व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो धौलावीरा से। साथ ही यहाँ से एक लिपि पट्ट भी प्राप्त हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं लिपि में, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1971 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन है 1961 में BV लाल और BK थापड़ के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही हमने देखा था रंगपुर और कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ का जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से हुआ है। ईंटें भले कच्ची हों पर अलंकृत थीं, यानी टाइल्स होती ना जैसे हमारे डिजाइनर, तो वैसे ही अलंकृत ईंटें थीं। ये हम देख चुके हैं। कालीबंगा से एक के ऊपर एक बर्तन रखे होने के प्रमाण मिले हैं जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। साथ ही कालीबंगा में शव के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। हमने देखा था 3 तरह से जो है अंत्येष्टि क्रिया होती थी और जो है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित पूर्ण समाधिकरण थी। पर कालीबंगा से 3 प्रकार की अंत्येष्टि प्रक्रियाओं से के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रंगपुर है, ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही कच्ची ईंटें कालीबंगा से और रंगपुर से, यहाँ से हमें कच्ची ईंटें मिली है ना। देसलपुर ये भी गुजरात में, यहाँ से तांबे की बनी हार प्राप्त हुई है। सोने की बनी मनके से बना हुआ हार हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, तांबे से बना हुआ हार हमें देसलपुर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रोजदी और कुंतासी ये भी गुजरात में ही स्थित स्थल हैं। इसके अलावा बनावली की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, ये हरियाणा में है। यहाँ से हमें मिट्टी से निर्मित हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बना हल हमें बनावली से मिला है। साथ ही स्त्री देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ, जौहरी आवास, एक मकान में वॉश बेसिन लगा भी हमें प्राप्त हुआ है। पर बनावली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिट्टी का बना हल। बात करें राखीगढ़ी की तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित इस सैंधव स्थल से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। पर यज्ञ वेदिकाओं में मैंने आपको लिखवाया था कालीबंगा से भी मिली थी, लोथल से भी मिली थी, बनावली से भी मिली थी और राखीगढ़ी से भी यज्ञ वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में एक स्थल है कुनाल, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो चांदी के साक्ष्य हमें
चन्हूदड़ों से तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ ही कुनाल से भी प्राप्त हुए हैं, हरियाणा से भी प्राप्त हुए हैं। बात करें रोपड़ की तो रोपड़ ये पंजाब में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है, यानी बीबी लाल ने से 1950 में खोजा था। 47 में आज़ाद हुए, 50 में खोज लिया, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। इसका उत्खनन किसने किया है यदि आपसे पूछे तो इसका उत्खनन किया है यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन कहाँ पड़ता है, क्या मिला है, किसने उत्खनन किया है, कब उत्खनन किया गया है और किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां से हमें तांबे की एक कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी हमें हरियाणा के मीठा तल से भी प्राप्त हुई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, पर जो है मीठा तल से भी तांबे की कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है। बाड़ा एवं संगोल ये भी पंजाब में स्थित हैं। इन नगरों से नष्ट होती हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है इसकी जानकारी के इसके साक्ष्य में बाड़ा और संगोल से मिलते हैं। बात करें आलमगीरपुर की तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये तो चर्चा हम कर ही चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है तो वो है आपका आलमगीरपुर। वहीं सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है तो सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे यह सेंधव नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर है और यहां से हमें कांसे का बना एक रथ प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें मांडा की तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित यह सेंधव नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर है। तो सबसे उत्तरी कौन सा हो गया मांडा, सबसे पश्चिमी आपका सुतकांगेडोर है जो पाकिस्तान में, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर है और सबसे दक्षिणी आपका कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद। साथ ही हमें अफगानिस्तान से भी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए। केवल 2 ही स्थल हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए, एक का नाम है मुंडीगौक और एक का नाम है शोरतगोई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोरतगोई एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें सिंचाई के प्रमाण प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सिंचाई नहीं, नहरों से सिंचाई, सिंचाई तो हर जगह ही होती थी ना, तो नहरों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा में कहीं अन्य से नहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दोनों चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो उत्तम कोटि के लगे होंगे। कम से कम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक कमेंट करके तो बता ही सकते हैं कि नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, आपके काम के हैं या नहीं है। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। वैदिक सभ्यता के साथ हम आपके सामने अगले वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।